नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगे उन सभी से हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल। क्या कर रहे हैं? जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको क्या सीरीज वाइज सीरीज हमने उत्तराखंड का आकार और स्थिति के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन था, ठीक है, हमने ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद या महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक श्रेणी हो गया, द्वार या दून क्षेत्र हो गया, हमने भाबर क्षेत्र पढ़ा था, हमने तराई क्षेत्र पढ़ा था, हमने गंगा का मैदान पढ़ा था, हमने उत्तराखंड की नदियाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, चाहे यमुना टोंस प्रवाह प्रणाली हो जाए, ठीक है, हमने पढ़ा था पूर्वी नयार हो गया, गंगा प्रणाली हो गया, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी हो गया और काली या शारदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने उत्तराखंड के खनिज संसाधन जो यहाँ पे मिनरल्स हैं उनके बारे में जाना था। हमने उत्तराखंड की जो प्रमुख तालें हैं, झीलें हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम क्या उत्तराखंड का जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो यहाँ का वन या फॉरेस्ट है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। एक नंबर बनेगा। और बाकी इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। तो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी उत्तराखंड का इतिहास भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी भी 2 से 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। हम उसका नेक्स्ट पार्ट हम कार्तिकेय या कत्यूरी राजवंश के बारे में कल चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज हम जान लेते हैं जो उत्तराखंड का भूगोल में जो यहाँ की क्या है, वनस्पति है, जो फॉरेस्ट है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर पूछेगा तो आपका यहाँ का क्षेत्रफल पता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये क्या फैला हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल अगर ये पूछेगा कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो आप 32.8 लाख, ठीक है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर बात करूं तो अब वनों की बात करूं तो वन कितना बताइए मुझे फटाफट, कितना बताइए, फटाफट बताएंगे कितना। तो आपका 4,23,311 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, आरक्षित वन है। और वहीं अगर बात करूं 2,17,265 वर्ग किलोमीटर में आपके क्या है, संरक्षित वन है। ठीक है, हमने बोला कि जो उत्तराखंड है उसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख, ठीक है, उसमें से 4,23,311 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है और 2,17,265 वर्ग किलोमीटर में संरक्षित वन है। और वहीं बात करूं 1,27,881, ठीक है, 1,27,881 वर्ग किलोमीटर में क्या है, अवर्गीकृत वन है। तो ये वनों का क्या है, वर्गीकरण है कि कितने वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है, कितने वर्ग किलोमीटर में संरक्षित वन है और कितना अवर्गीकृत वन है, इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, इस प्रकार देश के कुल कितना हो गया, तो 7,68,436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है, वनों का विस्तार है। ठीक है, समझ गए, देश के कुल क्षेत्रफल का 7,68,436 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनों का विस्तार है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 20.55% भाग पर क्या, वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से समस्त भौगोलिक भूमि के 33% वनों का विस्तार है। अगर हम पारिस्थितिक संतुलन के बारे में बात करें तो उसके समस्त भौगोलिक भूमि के 33% पर क्या है, वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33 पर्वतीय क्षेत्रों में और कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% भाग पर वन होना आवश्यक है। देखो, राष्ट्रीय वन नीति कब, 1998 के अनुसार अगर बोलूँ, देश के कुल क्षेत्रफल के 33% में पर्वतीय और कम से कम 60% वन होना चाहिए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में 25 भाग पर क्या होना चाहिए, वनों का होना आवश्यक था। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आपने बोला सर पौड़ी क्या है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे कम पूछेगा तो आपका कम क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। सर्वाधिक पौड़ी और कम आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में
में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो पौड़ी, सबसे कम पूछेगा यूएस नगर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक नैनीताल। अब प्रतिशत पूछेगा तो सर्वाधिक नैनीताल, और प्रतिशत पूछेगा सबसे कम आपका उधम सिंह। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में हमने बोला कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है, ठीक है, पौड़ी, और सर्वाधिक तो पौड़ी, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला उधम सिंह नगर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे पूछा कि कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा। सबसे ज्यादा नैनीताल का है, सबसे कम आपका क्या है, यूएस नगर का हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, ऐसे ही आपको क्रम पूछ लेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिलों को घटते क्रम में क्या करें, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नैनीताल, फिर चंपावत, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर, ये क्या है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले क्या है, घटते क्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। राज्य में सर्वाधिक सघन वन पूछेगा तो नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़। ठीक है, और मध्यम सघन पूछेगा तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, और सबसे कम पूछेगा तो उधम सिंह नगर में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक खुले वन आपको पौड़ी में, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, और सबसे कम आपको उधम सिंह नगर में। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक झाड़ी, तो झाड़ी आपको टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी व देहरादून में राज्य में क्या है, सर्वाधिक झाड़ी वाले वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 60% गढ़वाल मंडल में, शेष आपका कहाँ है, कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, गढ़वाल में अगर बात करूं वन का क्षेत्रफल 60% है, बाकी जितना बच गया आपका कहाँ हो जाएगा, आपका कुमाऊं मंडल में हो जाएगा। गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत भी कहाँ का है, पौड़ी का है, जबकि कुमाऊं की हम बात करें तो कुमाऊं के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का है, नैनीताल में। हमने बोला कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल से कवर वाली एरिया है गढ़वाल में है, कितना, 60%, और गढ़वाल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूछा तो आपने पौड़ी बताया, कुमाऊं में अब आपने पूछा तो कुमाऊं में आपका नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वनों की अगर बात करूं तो सर्वाधिक वन आपका 76.6%, ये आपका टोन्स बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 69.0% आपके कोसी वाले बेल्ट में है। ठीक है, यमुना में आपका 56.7% वनों का क्या है, विस्तार है। ठीक है, काली गंगा शारदा की बात करूं तो 45.4% वनों से यह एरिया घिरा हुआ है। ठीक है, रामगंगा की बात करूं तो रामगंगा वाला जो बेल्ट है 41.5% क्षेत्र यहाँ वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, भागीरथी बेसिन में आपका 39.9% वनों का क्षेत्रफल है। अलकनंदा बेसिन में बात करूं तो आपका 32.1 क्षेत्रफल आपका क्या है, वनों का विस्तार है। तो ये वनों का विस्तार की टोन्स बेसिन में कितना वन कवर किया है, कोसी ने, यमुना ने, काली गंगा शारदा ने, रामगंगा ने, भागीरथी बेसिन ने, अलकनंदा बेसिन ने। ठीक है, अब हम जानेंगे, हमने वनों के बारे में हमने जान लिया कि किस राज्य में कितना वनों का प्रतिशत है, कहाँ सर्वाधिक झाड़ी है, किसका क्षेत्रफल में वन अधिक है, और कहाँ ज़्यादा क्या है कि प्रतिशत के अनुसार किस जिले में अत्यधिक वन पाए जाते हैं। हमने वन नीति भी जानी। ठीक है, हमने जो बेसिक था वो आपका तैयार कर लिया। अब हम जानेंगे कि जो उत्तराखंड में जो वन है, वन ऊंचाई के अनुसार पाए जाते हैं, तो ऊंचाई के क्रम में वनों का प्रतिशत हम जानेंगे। ठीक है, राज्य में ऊंचाई बढ़ने के बाद या साथ साथ वनों का कुल क्षेत्र तथा उनका प्रतिशत पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद ये क्या हो जाता है, पुनः घटने लगता है। देखो समझने की कोशिश करनी है, क्या करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है कि राज्य में ऊंचाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या बोला कि वनों का प्रतिशत पहले बढ़ता है। जैसे जैसे उत्तराखंड राज्य में हाइट पे आप जाओगी, ऊंचाई बढ़ेगी ऊंचाई बढ़ेगी तो वनों का क्या होगा, कुल क्षेत्र में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप बढ़ते गए, चलते गए एक हाइट में, एक निश्चित ऊंचाई के बाद फिर क्या होता है, इनका क्रम घटने लगता है। जैसे आप एक विशेष ऊंचाई में पाए जाते हो तो आपको बुग्याल पाए जाते हैं, वहाँ घास के मैदान होते हैं, वृक्षों की संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो उसमें देखो 300 मीटर से नीचे वाले भागों में वनों का प्रतिशत कितना है, 12.8% है। ठीक है, 300 से 600 मीटर के मध्य कितने, 12.3% वन है। ठीक है, 600 से 1200 मीटर वाले क्षेत्र में 16.3% क्या है, वन है,
और 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई में 22.3% वन है। 1800 से 3000 मीटर वाले क्षेत्रों में कितने 28.8% वन पाए जाते हैं। और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में केवल कितने 7.5% क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं। जिस प्रकार आप हिमालय क्षेत्र में विशेष ऊंचाई में जाते हैं तो वन क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। अगर हमने बुग्याल आपको बताए थे, प्यार हो गए, दून हो गए, तो वहाँ वृक्षों की संख्या कम होती है, घास के मैदान आपको पाए जाते हैं, विशेष ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि वनों की ऊंचाई बढ़ते ऊंचाई के साथ साथ वनों का क्या होता है, जो प्रतिशत है इनमें क्या होती है, कमी पहले बढ़ती है फिर क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं जो वनों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चैंपियन महोदय हुए, उन्होंने 1936 में 3 प्रकार के वन बताए। ठीक है, चैंपियन महोदय क्या हुए, उन्होंने बोला कि 3 प्रकार के वन होते हैं, एक पर्वतीय उपोष्ण वन हो गया, एक पर्वतीय शीतोष्ण वन हो गया, एक अल्पाइन वन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वनों को 3 प्रकार में बांटा था, पर्वतीय उपोष्ण वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। तो चैंपियन महोदय ने क्या 1936 में चैंपियन महोदय ने वनों को के 3 प्रकार बताए थे, उपोष्ण पर्वतीय वन, ठीक है, या पर्वतीय उपोष्ण वन बोलेंगे, या पर्वतीय शीतोष्ण वन बोलेंगे, या अल्पाइन वन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अध्ययन की सुविधा के अनुसार बात करें तो वनों का वर्गीकरण किस प्रकार है आपको पता है। अगर हम अध्ययन के अनुसार, आपने पढ़ा होगा उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन हो गया, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान हो गए, और जो टुड्डा प्रदेश वनस्पति होते हैं, ये अध्ययन के अनुसार ऐसा वनों को इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है अध्ययन के अनुसार। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, आर्द्र कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन हो गया, पर्वतीय शीतोष्ण वन हो गया, उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन हो गए, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान हो गए, टुड्डा एवं वन्य तुल्य वनस्पति हो गई। अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे अध्ययन के अनुसार, एक एक करके वनों का वर्गीकरण जानेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, उपोष्ण कटिबंधीय वन आते हैं। ठीक है, ये वन आपको बता दूं 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का पूरा उप हिमालयी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनका जो प्रमुख वृक्ष है क्या है, साल है। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के अंतर्गत साल आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत साल आता है। उत्तराखंड का पूरा हिमालयी उपक्षेत्र आता है, 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। लेकिन दक्षिणी ढालों पर यह 750 से 1200 मीटर, जिसमें आपके कंजू हो गया, सेलम हो गया, हल्दू हो गया, खैर, सीरू और बांस इसके क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए क्या है, इनफ है, इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय वन समझ गए, क्या हाइट 750 से 1200 मीटर, और जो उत्तराखंड का पूरा हिमालयी क्षेत्र आ जाता है। प्रमुख वृक्ष इसका साल है, लेकिन दक्षिणी ढालों में 700 से 1200 मीटर तक कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीरू व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका वन है वो कौन सा है, वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, 1500 मीटर से कम ऊंचाई में पाए जाते हैं, कम वर्षा इनके लिए होती है, जिसमें डांक हो गया, सेमल हो गया, गुलर हो गया, जामुन, बेर आदि किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं सर, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपके लिए है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, मतलब पतझड़ मतलब जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, कैसी पत्तियां गिरने वाले हैं, कैसी उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक औसत में अपनी पत्तियां गिरा जाती है। ठीक है, एक मौसम में, ठीक है, ये अपनी मौसम में, एक औसत मौसम में अपनी क्या पत्तियों को गिरा देती है। पतझड़ मतलब पत्तियां इनकी क्या होगी, झड़ गई हैं। कैसे प्रकार के वन है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तापमान की बात करूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनके लिए आवश्यक है। वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों को कितना 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इन पे होती है, मतलब चाहिए। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण ढाल, दून घाटी एवं तराई क्षेत्रों में भी वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोणधारी वन की बात करूं तो 900 से 1800 मीटर तक ये कोणधारी वन आपके
पाई जाती है 900 से 1800 मीटर तक। इन वनों में शुष्कता रहती है। क्या रहती है? शुष्कता। क्या होती है शुष्कता, बताइए मुझे। ठीक है, एक नमी होता है, एक शुष्क होता है, आर्द्र नमी शुष्क। ठीक है, तो इन वनों में निम्नलिखित में किन वनों में शुष्कता रहती है? तो कोणधारी वनों में शुष्कता रहती है। चट्टानी धरातल पर उग जाते हैं। चट्टानी धरातल जहाँ पानी की कमी होगी, नमी, आर्द्र मतलब शुष्कता रहेगी, सूखा हुआ क्षेत्र रहेगा, वहाँ कोणधारी वन। कोणधारी आपको बिल्कुल शब्द से पता चल रहा है कि जहाँ क्या होगी, शुष्कता रहती है। ठीक है, प्रमुख वृक्ष आपको पता है चीड़ इसका क्या है, प्रमुख वृक्ष है। चट्टानी भूमि में उग जाता है चीड़। ठीक है, जहाँ शुष्क भूमि होती है वहाँ चीड़ उग जाता है। मध्य कोमल लंबी घासें भी यहाँ पाई जाती है। मध्य कोमल और लंबी घासें इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आपके क्या है, कोणधारी वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष या वन कोणधारी वन के अंतर्गत आता है? तो कौन सा वृक्ष कोणधारी वन के अंतर्गत आता है? आपने बोला सर चीड़ इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए पर्वतीय शीतोष्ण वनों की बात करूं तो 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निचले भागों में इनमें चीड़ पाया जाता है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। ठीक है, बीच बीच में क्रम खंडित हो जाता है। इनका बीच बीच में क्या हो जाता है, क्रम खंडित हो जाता है। अगर इनके वृक्षों की बात करूं, पर्वतीय शीतोष्ण वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? स्पूस हो गया, सिल्वर हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, साइप्रस हो गया। ठीक है, दक्षिण ढालों पर बांज की प्रधानता होती है। पॉपुलर जो बर्च है, नीली चीड़ है, बर्च। पहले जो ताम्रपत्र थे वो किस में, बर्च, बर्च पे लिखे जाते थे। जो अभिलेख थे वो बर्च नाम के किस पे, छाल पे लिखे जाते थे। तो बर्च भी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, देखो ओक की मुख्य 3 प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बाज, मोरू और खरसू। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ओक की मुख्य प्रजाति है? तो बाज, मोरू, खरसू भी इन्हीं वनों में, पर्वतीय शीतोष्ण वनों में पाई जाती हैं। जो बाज की क्या है, प्रमुख ओक की 3 प्रजातियां हैं, बाज, मोरू और खरसू। इसी क्या, इन्हीं पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, जो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उप अल्पाइन वन या अल्पाइन वनों की बात करूं तो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य वृक्ष में सिल्वर हो गया, फर हो गया, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस, देवदार और बर्च। ठीक है, बर्च का हमने बताया कि जो पहले ताम्रपत्र होते थे, जो अभिलेख होते थे, बर्च नामक वृक्ष के किसके छाल पे लिखे जाते थे, जो हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, बुरांस तथा कंपुलाइट्स, ठीक है, कंपानुलाइट्स अन्य मुख्य प्रजातियां। ये वृक्ष तेज युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं। ठीक है, जो उप अल्पाइन या अल्पाइन क्षेत्र है, यहाँ एक बुरांस हो गया, एक क्या, कंपानुलाटस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष कैसे होते हैं, तेल युक्त वृक्ष होते हैं, जिसका कच्चे ही जल जाते हैं। ये वृक्ष क्या होते हैं, तेल की, उनमें अगर तेल पाया जाएगा तो तेल से क्या होंगे, वृक्ष कच्चे ही जल जाते हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन झाड़ियाँ एवं घास के मैदान है। ठीक है, 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, जिसमें जूनिपर। ठीक है, देखो विलो इंपोर्टेंट है। जो क्रिकेट का बल्ला है ना, जो क्रिकेट का बल्ला आप देखते हो, जो आप क्रिकेट देखते हो तो T20 हो गया, IPL हो गया, जो उसमें जो क्रिकेट का बल्ला होता है उसमें विलो नाम का वृक्ष का, जो क्रिकेट का बल्ला होता है विलो नाम के वृक्ष से बना होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, NCERT में है ये। ठीक है, NCERT में गिवन फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रिकेट का बल्ला किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? तो विलो। ठीक है, तो विलो नाम का वृक्ष, विलो से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। NCERT में है तो इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लेना है, पूछ ले गए आपसे। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, क्रिकेट का बल्ला NCERT में गिवन है तो याद रखना है। ठीक है, आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। जो वृक्ष एक रेखा से नीचे या ऊपर पाए जाते हैं, इसमें अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, मीडो या अल्पाइन या पाश्चार आदि कहते हैं। विशेष ऊंचाई में जाओगे वृक्षों की संख्या कम होगी, घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाएंगे, जिन्हें बुग्याल, प्यार, मीडो, अल्पाइन या पाश्चर कहा जाता है। ठीक है, अतीश हो गया, वत्स्य नाम हो गया, सल मंज हो गया, सोम हो गया, निर्विषि हो गया, रुद्रवंती हो गया, विषकंडार हो गया, फेन कमल हो गया, कस्तूरा कमल, ब्रह्म कमल, पंजा आदि कुछ औषधीय वृक्ष या जड़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जड़ी बूटियों में जैसे गुग्गल हो गया, बिल्ल हो गया, जटामासी हो गया, कुट हो गया, ममीरी हो गया। ठीक है, रतन ज्योति और प्रभुल्लास, ये क्या है, कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ वाली झाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन बुग्यालों में पशुचारकों को क्या, चल, घुमंतु, अनवाल, पालसी, बकरवाल, लड़िया हो गया, गुज्जर व गद्य आदि नामों से जाना जाता है। आपसे पूछेगा किन क्षेत्रों में पशुचारकों को अनवाल या पालसी नाम से जाना जाता है? आपने बोला जो अल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान होते हैं उन क्षेत्रों में अपने जानवरों को लेके वो जाते हैं उन बुग्यालों में। ठीक है, एक क्या होता है, मौसमी प्रवास होता है, तो उन्हें
उस क्षेत्र में चल घूमंतु, अनवाल, पालसी, बकरवाल, लड़िया, गुजर या गद्दी आदि नामों से जाना जाता है। अंतिम आपका क्या है, टुड्डा तुल्य वनस्पति है जो 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। यानी टुड्डा तुल्य मतलब कि वो टुड्डा बिल्कुल ध्रुवों की ओर है, टुड्डा तुल्य, ठीक है, वनस्पति जिसमें घास, काई और लिचेन आदि पाए जाते हैं। तो ये हमने अध्ययन की दृष्टि से 8 प्रकार के वनों के बारे में परिचर्चा कर ली है। इसका नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे जो वनों का क्या है प्रशासनिक विभाजन है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आज हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख वन हैं 3 प्रकार से, चैंपियन महोदय ने 1936 में 3 प्रकार से बांटा था। बताइए कौन कौन से 3 टाइप बताए थे, और अध्ययन की दृष्टि से हमने इन्हें 8 प्रकार से जाना, जो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। टाइम है तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका PDF यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। इसका नेक्स्ट भाग हम परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम क्या जानेंगे, जो उत्तराखंड में वनों का क्या है प्रशासनिक विभाजन है। 4 प्रकार के वनों में इन्हें बांटा गया है, जिसमें वन विभागाधीन हो गया, राजस्व विभागाधीन हो गया, वन पंचायताधीन हो गया, और निजी व अन्य संस्थान स्वाधीन के अंतर्गत आने वाले वन हो गए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। 2 भाग में हम क्या करेंगे, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं आएगा। और जो उत्तराखंड का क्या है, यहाँ जो प्रमुख क्या औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में भी हम परिचर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो वनों से लाभ होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ हो जाए या अप्रत्यक्ष लाभ हो जाए, और वन जो यहाँ की क्या है प्रमुख वन नीतियाँ हैं और वन शिक्षा के बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा को संलग्न कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बिल्कुल अगर अपने सपनों को पाना है तो जुड़ना पड़ेगा। इससे उत्तराखंड का भूगोल आपको इससे अच्छा मैटर कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल अवेलेबल करवा दूंगा। और जब उत्तराखंड का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पूरा ई-बुक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवा दूंगा। आज ही जुड़ना है और अधिक से अधिक उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।